जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा, स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार में एसटी ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें हम लोग 2024 का पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, साइंस का, जिसको मैंने पार्ट 1 में 1 से 41 तक क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में 42 से 80 तक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन चलेगा। पार्ट 1 जिसने भी देखा होगा उसको लगा होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को स्प्लिट रिंग कहते हैं। तो देखो, इसका आंसर होगा बी, डीसी मोटर में इसका यूज होता है। इसका स्पष्टीकरण मैं लिख के लाया हूँ, समझाने में दिक्कत ना हो, यानी टाइम भी हमारा ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ। सामने आप लोगों को लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग डीसी मोटर में एक कम्यूटेटर के रूप में कार्य करता है। कम्यूटेटर मतलब उसको चेंज करने में, ठीक ना। यह कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को एक ही दिशा में बल को बनाकर रखता है, जिससे मोटर लगातार घूमती रहती है। मोटर को लगातार घुमाने के लिए ना स्प्लिट रिंग यानी विभक्त वलय का यूज डीसी मोटर में किया जाता है ना। डीसी मोटर में, मोटर भी दो प्रकार का, एसी और डीसी। तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है? अब बताओ, धात्विक चालकता, किसी भी धातु में चालकता कब आती है? किसी भी धातु में चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जब भी किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, उसी से उसमें चालकता यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चालकता का मतलब वही होता है ना कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो इसको भी मैं लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? देखो ये बाबू, ये आंसर लगा है, इसका आंसर होगा बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, है ना। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक, पूरा ऊपर पारदर्शी शीशा लगा रहता है अंदर, तो ऊपर से तो सूर्य की प्रकाश आती है, लेकिन जब बॉक्स में चली जाती है तो अंदर जो भी टेम्परेचर आता है, ताप, उसको बाहर नहीं जाने देता है, उसको रोक के रखता है। और इसमें जो खाना रखा हुआ रहता है वो जल्दी पक जाता है। सोलर कुकर भी आता है धूप में खाना बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। देखो ना, लिखा हूँ, ढक्कन एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, ग्रीन हाउस की तरह प्रभाव करता है, यानी गर्मी को रोक के रखता है इसके अंदर। यह सूर्य किरण को अंदर तो जाने देता है, फिर सूर्य की ऊष्मा को कांच का ढक्कन रोक लेता है, जिससे बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है और हमारा खाना जल्दी से पक कर तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, देखने के लिए नहीं, खाना बन जाएगा, वो तो अपने ही सीटी मारता है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में। पहले ये बता, मान लो एक प्रतिरोध R1 है, फिर एक प्रतिरोध R2 है, फिर एक प्रतिरोध R3 है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? समतुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ठीक वैसे ही कह रहा है, लेकिन इसमें दो ही प्रतिरोधक दिया है, यानी R1 और R2 पता चल जाए तो हम लोग इसका जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो देखो, V1 दिया है वोल्ट हमारा V1 है, और शक्ति दे दिया है P यानी पावर, शक्ति P दिया है P1। उसी तरह दूसरा में वोल्ट कितना दिया है? V फॉर वोल्ट, V2 दिया है, और यहाँ शक्ति दिया है P2। तो एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R, यानी शक्ति बराबर वोल्ट का स्क्वायर बाई प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमको चाहिए, तो ये मान लो P1 के लिए निकाल रहे हैं, है ना, यहाँ P1 के लिए। तो P1 के लिए तो इसको भी 1 कर लो, और इसमें भी वही फार्मूला लगाओ, P बराबर V²/R। तो ये 2 निकालेंगे हम लोग दूसरा का, तो 2 कर दो। अब R हमको चाहिए R1 और R2, तो R1 को इसमें गुना करोगे तो R1 यहाँ आ जाएगा, V² वैसे ही रहेगा 1 के स्क्वायर, और P1 नीचे आ जाएगा, ठीक।
ये समीकरण 1 यानी R1 निकल गया। और इसमें से R2 निकालो तो R2 यहाँ जाके गुना होगा तो R2 वहाँ रह जाएगा और V2 का स्क्वायर बाई P2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो R1 निकल गया तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे इसका वैल्यू R1 का और R2 का। तो R1 का वैल्यू कितना है V स्क्वायर बाई P1, V1 का स्क्वायर बाई P1 अब प्लस R2 का मान कितना है V2 का स्क्वायर बाई P2। यही तो आंसर होगा, समतुल्य प्रतिरोध यही निकल के आ गया। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, V1 का स्क्वायर बाई P1, तो V1 का स्क्वायर बाई P1 और V2 का स्क्वायर बाई P2, तो V2 का स्क्वायर बाई P2 हमारा ऑप्शन ए आ गया। इसका आंसर यही होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसको ना, ये फॉर्मूला है एक, है ना, इसी पे निकलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति क्या होती है। देखो इस बाबू ने भी सही टिक लगाया, इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है ना कि एक सेकेंड में एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, यह 50 बार अपनी दिशा बदल लेगी। 50 बार अपनी दिशा को क्या कर लेगी, बदल लेगी। इसका मतलब यही होता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब अपवर्तनांक पूछ दिया है और उसमें भी सबसे कम, तो सबसे कम देखो केरोसिन मार दिया, अंदाजी है। पहले तो अपवर्तनांक पता होना चाहिए, आपके किताब में दिया है तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका होता है 1.47। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का होता है 1.33। बेंजीन का कितना होता है, बेंजीन का आपका होता है 1.5 यानी 1.50। और केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होगा, तो केरोसिन का 1.44। अब देखो इसमें पूछा है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम किसका दिख रहा है, ये 1.5 है, ये 1.47 है, ये 1.44 है, सबसे कम तो इसी का दिख रहा है, तो हमारा आंसर पानी हो जाएगा। अब चलो बताओ, हीरा का अपवर्तनांक भी पूछ ले, हीरा का अपवर्तनांक और हवा का अपवर्तनांक, 4 ये और 2, 6 को याद करके रखिएगा आप लोग, है ना। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है कि नहीं, और हवा का 1.0003 यानी 3 जीरो के बाद 3, तो हवा का अपवर्तनांक इतना होता है। इसको मस्टली याद करके रखिएगा, इसको 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 और इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये आता है 1.0003 यानी 1 के आसपास माना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। देखो ये तो 3D में डायग्राम बनेगा, चलो एक बार कोशिश करते हैं बनाकर दिखाने के लिए। देखो ये 2D में बना है, 3D में रहता तो चलो इसका मैं फ़ोटो लगा दूंगा, है ना, देख लीजिएगा। इसमें ना 5 सतह होती है। देखो ये बाबू ये भी टिक लगाया, ये इसमें 5 सतह होती हैं। चूँकि हम लोग पढ़ाते हैं तो 2D में फिगर बना के ऐसे ही केवल इसका आगे वाला पोर्शन दिखा के अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिज्म होता है, देखो एक तो इस साइड का सतह और जस्ट इसके पीछे तो एक वो वाला सतह, 2 सतह इसके आगे पीछे और 2 सतह, एक ये और एक इधर भी तो है ना छुपा हुआ, तो एक ये 2 2 4, 2 इसका मिलके और एक का 1 2 2 2 4 हो गया। और एक नीचे चौड़ाई इतना भी तो है ना, इतना चौड़ाई भी है। और यहाँ पे आके सट जाता है, इधर से आके सट जाता है इधर से, और इधर से आगे सटा रहता है। तो इधर का एक सतह और इधर का एक सतह 2, और एक सतह ये 3, एक सतह इसके पीछे 4, और एक चौड़ाई जो है इसके नीचे तो 5, कुल सतह 5, है ना। इसको याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, अब कभी पूछेगा तो भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ब्रिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ब्रिक क्या चीज़ में सहायता करता है, पाचन में,
नहीं, उत्सर्जन में, हाँ उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है ना, उत्सर्जन का मतलब गंदे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कर देना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर कर देना। तो किडनी क्या करता है, किडनी ऐसे रहता है, ऐसे 2 किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, इधर से नस आती है इसमें और यहीं से खून का सफाई करके यहाँ पेशाब के थैली में पेशाब जमा कर देता है और पेशाब के रास्ते पेशाब बाहर निकल जाता है। तो अपशिष्ट ही तो बनाकर बाहर निकलता है ना, गंदे पदार्थ को निकाल के पेशाब के थैली में जमा करके पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में। उत्सर्जन में वृक्क सहायता करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल देखो इस बाबू का भी सही है, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, केवल दिन में ही संभव हो पाएंगे। रात में अपना लाइट दिखाओ कोई बल्ब का वगैरह का, ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं पार्ट 1 में भी बताया था, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम हरा रंग के। हरा रंग में तो होता ही नहीं है ना, लाल में सबसे अधिक प्रकाश रंग का प्रकाश संश्लेषण होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखो इसका फिगर मैं बना के लाया हूँ समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सिनेप्टिक नर्व्स, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ना, ये कहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। सिनेप्टिक नर्व्स कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन में। न्यूरॉन में देखो ये इसमें आंसर होगा। न्यूरॉन का फिगर ऐसे ही ना दिया होगा आपके किताब में, मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। न्यूरॉन का फिगर लगभग ऐसे ही होता है, इधर से जाता है और यहाँ से ट्रांसफ़र होता है हमारी सारी जानकारी। तो इसी पे ना लास्ट में यहाँ बिंदु पे यहीं पे सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है। अब कह दे कि मस्तिष्क की इकाई क्या है, तो मस्तिष्क की इकाई खुद न्यूरॉन है। वृक्क की इकाई क्या होता है, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन यानी किसका धड़कन बहुत तेज धड़कता है। तो देखो इसमें आंसर सही मारा है इस बाबू ने भी, चूहा होगा। चूहा का ना हृदय यानी दिल 1 मिनट में 350 से 450 तक धड़कता है ना। हाथी का लगभग होता है 30 बार, 1 मिनट में 30 बार धड़कता है। आदमी का तो वही 72 बार, सबको पता होगा। व्हेल का लगभग 10 बार है ना। तो आदमी का, हाथी का, चूहा का देखो सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन, वैसे तो कोशिकीय ईंधन कहते हैं ATP को, तो ATP ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिया है कि निम्न में से, तो निम्न में से यानी इतना ही चारों में खोजना है। तो निम्न में से तो हमारा आंसर हो जाएगा B, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो टूट के ना ATP देता है ना, ग्लूकोज टूटता है तो ATP बनता है, इसी से हमको एनर्जी मिल जाती है यानी ऊर्जा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से होता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ATP को, है ना। इसमें ऑप्शन ग्लूकोज हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। फॉस्फेट की संख्या पूछ दिया। देखो ATP को तोड़ के देखो ना, ATP, ए से होता है एडिनोसिन, T से होता है ट्राई, और P से होता है फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, है ना। तो इसीलिए इसमें कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 3 फॉस्फेट की संख्या। देखो इस बाबू ने भी सही टिक मारा है, हमारा आंसर होगा 3। चलो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। याद रखना, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है, आप लोग गलत मार के आ जाएंगे। तो उत्सर्जी अंग कौन नहीं है इसमें देखना है। तो उत्सर्जी अंग फेफड़ा, वृक्क, त्वचा है, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अग्नाशय को ना हिंदी में, इंग्लिश में देखो यहाँ पैंक्रियाज लिखा है, पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक। इससे इंसुलिन निकलता है,
इंसुलिन जो ब्लड शुगर यानी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करता है। तो इससे अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है, लेकिन फेफड़ा से क्या निकलता है, CO2 बाहर निकल जाता है फेफड़ा से। तो ये हमारा उत्सर्जी अंग है, यानी अपशिष्ट बाहर निकाल रहा है। ब्रिक यानी किडनी अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो किडनी क्या निकालता है, पेशाब के रूप में बेकार के पदार्थों को बाहर निकाल देता है। त्वचा से पसीना निकलता है कि नहीं, पसीना निकलता है और किडनी मूत्र निकालता है, इसको लिख लेना। तो पसीना त्वचा से निकलता है, तो ये भी अपशिष्ट है। पसीना हमारे शरीर में अपशिष्ट होता है, पसीना निकालना चाहिए शरीर से। चलो क्वेश्चन नंबर 56 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी, याद रखिएगा, अंतःस्रावी है ना। तो इसका आंसर सही है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्रंथि इसको सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में न रहे, मतलब जैसे ABCD ऑप्शन दिया है, चारों में न रहे, तो कभी कभी ऑप्शन दे देता है पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि का नाम दे देगा। लेकिन सबसे छोटा यही रहता है ना। इसके बाद ये सबसे छोटा ये, उसके बाद ये। तो कभी कभी ना ऑप्शन में ये नहीं रहता है और ये रहता है, तो इसी को टिक लगा के आइएगा। अगर आपके क्वेश्चन के, अगर आपके पेपर में इसको दिया होगा ना ऑप्शन में, ये नहीं होगा, तो इसको टिक लगा के आना है। अगर दोनों हो तो इस पर टिक लगाना है ना, सबसे छोटी ग्रंथि, और वो उसमें भी अंतःस्रावी। इसका आंसर हो जाएगा C। चलो क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। जल में घुलकर अम्ल क्या देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन, उसमें भी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और सभी क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। और ये बताया किसने था कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अम्ल देंगे और क्षार OH माइनस आयन देंगे। तो ये एक वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस, आपके किताब में होगा। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल देखना है। तो HCl ये तो बहुत ही प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है। HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है। लेकिन CH3COOH ये ना दुर्बल अम्ल है लेकिन दुर्बल है, यानी कमज़ोर है। ये क्यों कमज़ोर है, क्योंकि यह अपना आयन पानी में नहीं छोड़ पाता, या क्योंकि यह जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, ठीक ना, पूर्णतः आयनित नहीं होता है, ठीक ना। यह जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल होता है। बाकी सब आयन अपना छोड़ देंगे पानी में, लेकिन ये नहीं छोड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका ना रासायनिक सूत्र होता है AgI, ठीक, AgI। इसका रंग ना देखो, ये सिल्वर का मतलब होता है चांदी। तो आदमी दिमाग में बैठा के रखा है कि चांदी तो सफ़ेद होता है, यानी श्वेत। देखो इसी से मार दिया सफ़ेद, लेकिन ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा पीला। सिल्वर आयोडाइड जब होता है ना, सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी का जो रील होता है ना, तो रील को जब खोल के देखिएगा, अब तो रील नहीं बन रहा है, रील पहले बनता था। रील को जब देखिएगा तो उसके रोल में ऐसे रील निकाल के हवा में देखिएगा ना, तो उसमें पीला पीला कलर का दिखाई देता है। तो उसी फोटोग्राफी के रील में यूज होता है इसका, है ना, AgI। और कृत्रिम वर्षा यानी कहीं बारिश नहीं होता है, वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का पीला ना, अब कभी मत भूलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो ऊपर वाले ने बनाया है। तो इसका आंसर देखो, इस बाबू ने भी सही लगाया, हीरा। सबसे कठोर हीरा है, ठीक ना। इसका अपवर्तनांक बता, अपवर्तनांक 2.42 है ना, 2.42 होता है। सबसे कठोर यही होता है, बहुत हार्ड होता है। और हीरा चमकता है, और हीरा किस लिए चमकता है, किस रूल पर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, है ना, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से
ये चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप है। और रवादार मतलब क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, इंग्लिश में एलोट्रॉप्स अपरूप को कहते हैं। तो कार्बन के ना 3 अपरूप हैं, ठीक, 3। कौन कौन? पहला तो खुद हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरे का एक होता है फुलेरिन। ये 9 है, फुलेरिन है ना। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा रहता है, पेंसिल के को छील के लिखा जाता है ना, तो उसका निब जो निकलता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। हीरा तो बहुत ज़्यादा चमकता है। फुलेरिन आपका किताब में दिया है, बहुत मजबूत होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेंड से ही नाम निकल जा रहा है जिंक का। अब जिंक का संकेत कौन सा होता है? Zn। इसका आंसर देखो, इस बाबू का भी सही है, Zn होगा। Au से बताओ, Au किसका संकेत होता है? Au से होता है सोना का। सोना को Au से दर्शाते हैं। और वहीं लिख लेना चांदी को दर्शाते हैं Ag से, Ag कहते हैं। उसका सांकेतिक चिन्ह यही होता है Mg से मैग्नीशियम, ठीक। और Pb से प्लम्बम यानी सीसा, ठीक। इसको याद रखना, ये संकेत याद रखना। और 1 से 20 तक परमाणु संख्या आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना। बाकी 3-4 को जो लिखवाए थे पहले पार्ट में उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं। नाइट्रोजन के अणु में हैं, तो इस बाबू का भी आंसर सही है 3। अब कैसे होता है देखो, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। और कल मैं बताया था एक फार्मूला 2n², है ना। कुछ को भरने की फार्मूला होता है 2n²। 2n² जब होता है ना, तो इसी के हिसाब से इसका अष्टक पूरा करो, इसको भरो। तो पहले कक्षा में 2 जाएगा और दूसरके कक्षा में, दूसरका कक्षा को इसमें 2 रखो, तो 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन 2 भर दिए तो बचा कितना? 7 में से 2 गया तो 5। अब 5 जो है यह 8 अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 किसी से ना किसी से लेगा, तो इसीलिए 3 परमाणु का साझा करके ये अपना अष्टक पूरा करता है। तो इसके बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3 परमाणु लेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बंध बनाएगा। दे रहा है ना, कितने आबंध हैं? तो 3 आबंध होते हैं। इसको भी याद रखना, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, हाइड्रोजन का तो खुद 1 नंबर पे रहता है। तो हाइड्रोजन जब 1 नंबर पे है तो इसका अष्टक भरो। तो पहले कक्षा में जाना चाहिए 2, लेकिन है इसका 1 ही, तो 1 किसी से लेगा, तो इसके बीच में कितना आबंध? इसके बीच में सिंगल आबंध। फिर उसी तरह ऑक्सीजन का भरो, पहले कक्षा में 2 और दूसरका में बच जाएगा जो वो चला जाएगा, यानी 8 जाना चाहिए। तो बच गया कितना? 8 में से 2 गया 6। लेकिन ये भी क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 किसी से लेगा, तो 2 लेना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसीलिए इसके आबंध कितने हो जाएंगे? 2। अब कभी मत भूलिएगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। और कैसे होता है ये मैं बता दिया हूँ। और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल, डबल और ये ट्रिपल। इसी को बॉन्ड जैसे ऐसे होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 3। अब वही पूछ देता है कि हाइड्रोजन के अणु में कितने 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन में सिंगल, ऑक्सीजन में डबल। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। इसको लगाओ VBI। इसलिए ना, केवल एल्काइन का नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्कानी तीनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो CnH2n+2 ये होता है एल्केन का, एल्केन। और CnH2n ये होता है एल्कीन का, एल्काइन नहीं एल्कीन। और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन, ठीक। इसको याद रखिएगा, एल्काइन। तो हमारा आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन ये हो जाएगा, हमारा आंसर ये होगा C। चलो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है। दूर बिंदु पूछ रहा है। नेत्र के लिए ना 2 तरह के बिंदुएं आती हैं।
नेत्र में दो। पहला होता है दूर, ठीक, और एक होता है निकट। निकट बिंदु होता है कि नहीं? तो निकट बिंदु होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 25, और दूर तो एकदम जहाँ तक देख लीजिए अनंत, इनफाइनाइट। तो इसीलिए देखो इंग्लिश में इनफाइनाइट, ये बाबू सही टिक लगाया, इसका आंसर होगा डी, अनंत तक। तो दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर में निकट बिंदु। तो निकट नहीं पूछ के हमसे पूछा है दूर, दूर बिंदु, तो दूर का होगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के आवर्धन होते हैं, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी उस प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा अगर ऋणात्मक है आवर्धन। तो आवर्धन जब ऋणात्मक हो, निगेटिव, तो उसमें ना निगेटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने, ठीक ना। प्रतिबिंब जब भी किसी दर्पण में बनेगा ना या लेंस में, तो दो ही प्रकार के बनेगा, या तो आभासी या फिर वास्तविक। और जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ये हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब होगा ये हमेशा क्या होता है? सीधा। याद रखिएगा। तो जब सीधा प्रतिबिंब होगा, देखो इसका उल्टा भी देख लो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी। उसी तरह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक। इसी तरह जब उल्टा होगा तो इसी का प्रतिबिंब ना जब उल्टा बनेगा तो हमारा आवर्धन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब माइनस में चला जाएगा, इसीलिए ऋणात्मक आवर्धन बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक और उल्टा। चलो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन और एक आता है प्लस, इसमें लिख लो अपवर्तन। दोनों के कितने नियम हैं? दोनों के दो नियम हैं। इस बाबू का भी सही है, इसका आंसर यही होगा दो। परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दो ही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पे, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, इधर से पेंट किया हुआ है, और कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है प्रकाश की किरण। लंबवत यानी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे प्रकाश की किरण आई। अब जब इसी पे आएगी एकदम लंबवत, तो इसी पे तो लौट भी जाएगी। तो अब बताओ परावर्तन का कोण कितना होगा? परावर्तन कोण का मान 0। कहाँ बना? कोण कोई बना, इसी पे लौट गया। तो इसीलिए इसका आंसर इस बाबू का भी सही है डी, 0 डिग्री। चलो अगर तिरछा था तब तो कोण बनाता ना, कहीं इधर से आता तब इतना ही कोण पे लौट जाता, लेकिन इसी पे आया, इसी पे लौट जाएगा। लंबवत कह रहा है, लंबवत यानी 90 डिग्री पर तो खुद आई ऐसे, इसी पे लौट जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, यानी वर्ण, रंग को वर्ण भी कहते हैं साइंस की भाषा में, अधिक प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना, छितराना, है ना। कौन सबसे अधिक छितराता है? तो इसका आंसर देखो इसने भी सही मारा है, नीला। देखो मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये प्रिज्म, देखो 2D में प्रिज्म बनाया कि नहीं, इसीलिए उसमें आया था ना क्वेश्चन कि प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो 1 2 3 मार दिया था। लेकिन प्रिज्म होता है पूरा नीचे से फ्लैट, इधर से भी 2 ये सतह, एक इधर 3, एक पीछे 4, एक नीचे 5। तो चलो मैं समझा रहा हूँ। मान लो इधर से एक प्रकाश की किरण आई ऐसे होके और ऐसे निकल गई, ऐसे ही तो निकलती है ना, ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो यहाँ से 7 प्रकाश की किरण निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे से चलता है ना, बै जा नी ह पी ना ला से लाल, ठीक, ना से नारंगी होता है कि नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है। पी से पीला, नी इसी में ह है, ह से हरा, पी से बैजानी, नी से नीला, बैजा, जा से जामुनी, और सबसे नीचे बै है तो बैगनी। अब देखो सबसे ज़्यादा छितराया है बैगनी, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है। तो इससे ज़्यादा छितराया जामुनी, जामुनी भी ऑप्शन में नहीं है।
इससे ज़्यादा चित्र आया है नीला, तो नीला ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर नीला हो जाएगा। नारंगी तो यहाँ 2 नंबर पे। लाल रंग ज़्यादा नहीं विचलित होता है, ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं करता है लाल रंग। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन में बैगनी और सबसे कम लाल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा कि वायु में अभिसारी लेंस कौन है। पूछ रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस मतलब कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, कांच का उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा सी, कांच का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी अवतल लेंस, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस है तो यहाँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल लेंस को जब अभिसारी कहते हैं तो अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। इसको याद रखिएगा क्योंकि दर्पण और लेंस एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अवतल में दर्पण होगा और लेंस में उत्तल होगा तो अभिसारी, और लेंस में अवतल होगा और दर्पण में उत्तल होगा तो इसको अपसारी। ऐसे याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो ये अवतल दर्पण है पूरा का पूरा, इसमें से आधा भाग टूट गया, ठीक ऐसे, इतना ही ना। तुम प्रधान अक्ष यहाँ से गुजर रहा था, अब यहीं से गुजरेगा तो इसका प्रधान अक्ष यहाँ आ जाएगा, विषक के यहाँ से बीचों बीच, ठीक। पोल इसका, इस दर्पण का पोल यहाँ पे, वस्तु यहाँ रहेगी। तो इसका ना जब आधा है तो मान लो कोई प्रतिबिंब इस पे है इतना बड़ा, तो इस पे भी तो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा पूरा, प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा लेकिन धुंधला बनेगा, है ना, धुंधला, क्लियर नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र मतलब ज़्यादा चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनेगा, एकदम फ्रेश नहीं बनेगा। आशा करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, देखो समझा रहा हूँ। मान लो इसके ऊपर हवा है, हवा दिया है ना, हवा, और एक कांच, कांच का सघन माध्यम है, ये है कांच, ये सघन है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आती है और ऐसे झुक जाती है, ठीक। अब यहीं पे एक लंब डाल के देखो, तो प्रकाश की किरण ये आई और जाना चाहिए था ऐसे, और चली गई यहाँ से। तो यहाँ से इतना विचलित हो गई, कहाँ गई है, ये लंब मैं डाला हूँ तो अभिलंब की ओर झुक गई है, अभिलंब की ओर। देखो ना, यहाँ से निकल गई है, जाना चाहिए था इस पे, आ गई है यहाँ पे, तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक गई है। तो देखो ये अभिलंब से दूर मारा, ये आंसर नहीं होगा, अभिलंब की ओर। और वही कहता है कि सघन से विरल में, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती, अभिलंब से दूर, लेकिन ये क्या हुई है, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर। इसको भी समझ में आ गया होगा, आप कभी गलती मत कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर देखो, इस बाबू ने भी सही मारा है, टमाटर में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बताओ इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये मॉडल पेपर में भी मैं पूरा बता दिया हूँ। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। सिरका में से सिरका, और सिरका में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। संतरा और प्लस नींबू, इसमें से संतरा, से सिट्रिक, खट्टे पदार्थों, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें अब पूछ रहा यानी और कितना सहसंयोजक आबंध बनेगा। तो देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। C3 यानी कार्बन कितना है, 3, तो 3 कार्बन लिख लो इसको। चलो यहाँ बना दे रहा हूँ, 1 2 3।
हाइड्रोजन कितना है 8, तो इससे सिंगल कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो सबसे एक एक ठो सिंगल बॉन्ड बना लो और सबके जगह हाइड्रोजन रख दो। ठीक, अब देखो कह रहा है कि आणविक सूत्र में इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, तो बंध इसी को कहते हैं, बंध यानी बॉन्ड बनाया है। तो एक बॉन्ड 2 3 4 और 3 गो नीचे 5 6 7 और 3 गो ऊपर 8 9 10, यानी कितने बॉन्ड बनाया है 10 सहसंयोजक बंध बना के रहता है। इसी तरह अगर कोई और दे दे C2H8 नहीं H6, ठीक, तो इसको भी वैसे ही बना लीजिएगा, ऐसे ही तोड़ के बना लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 75। चलो क्वेश्चन नंबर 75 हमारा कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत ना एक विकिरण आता है ना प्रकाश से, उसका आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण से ना हमको सुरक्षा प्रदान करती है, नहीं तो डायरेक्ट अगर आ जाए ना तो हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगा, है ना। पराबैंगनी विकिरण आ जाए शरीर पर लग जाए तो शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, इसी को ओजोन परत सोख लेती है। ओजोन परत का आणविक सूत्र बताओ, O3 होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का भी आणविक सूत्र O2, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण को इंग्लिश में अल्ट्रा वायोलेट कहते हैं, अल्ट्रा वायोलेट, ठीक ना। इंग्लिश में इसी को कहते हैं शॉर्टकट में UV रेज, है ना। U से अल्ट्रा, V से वायोलेट, रेज से किरण, अल्ट्रा वायोलेट किरण। चलो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछ रहा है और तरल अवस्था में पाया जाए, तो इसका आंसर होगा B, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था यानी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड यानी पानी जैसा। और वहीं पारा जो है यह धातु है, यह भी पानी की तरह पाया जाता है लेकिन यह धातु है, ठीक। और ब्रोमीन अधातु है, तो इसमें पूछा है अधातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो तो ब्रोमीन, और वही कह देता है कि धातु, तो इसका आंसर होता है पारा। हमारा आंसर होगा B। चलो क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। चलो मैं बता रहा हूँ। उपधातु ना हमारा पीरियोडिक टेबल में 7 है, इसमें से मेन याद रख लीजिएगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर एक आता है आर्सेनिक, ठीक, आर्सेनिक। फिर एक आता है बोरोन, बोरोन को B से दर्शाते हैं, आर्सेनिक को AS से, जर्मेनियम को GE से और सिलिकॉन को SI से। तो देखो ना कॉपर, इसको Cu से बोलते हैं कॉपर यानी तांबा का ये संकेत है। AS से आर्सेनिक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक उपधातु में आता है। 7 में 4 का लिख दिया हूँ, 3 खोज के याद कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पिछले पार्ट 1 में मैं बताया था कि सिलिकॉन का यूज सोलर प्लेट में किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा D। Fe से तो होता है लोहा यानी फेरस, Na से निकेल, है ना। तो ये पूरा धातु है और उपधातु इसको कहते हैं आर्सेनिक को। उपधातु का मतलब होता है ना जिसमें धातु प्लस अधातु दोनों का गुण पाया जाए, है ना, दोनों का गुण पाया जाए, उसी को उपधातु कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा कि CaCO3 इज फॉर सॉलिड, टूट रहा है CaO यानी सॉलिड में और CO2 गैस में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो ना, तीर के बाएं साइड को कहते हैं क्या, तीर के बाएं साइड को कहते हैं अभिकारक, और तीर के दाएं साइड को जितना भी बने उसको क्या कहते हैं उत्पाद, यानी उत्पाद यही ना, प्रोडक्ट यही निकला। अभिकारक टूट कर, अब देखो कितने प्रोडक्ट में टूटा है, एक और प्लस एक,
दोनों मिलके दो प्रोडक्ट में टूट गया है। एक अभिकारक कितना है, एक ही है। तो एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसको कहते हैं वियोजन, यानी टूट गया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है अपघटन या टूट जाना। तो इसका आंसर ये होगा। संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का तो मतलब होता है ए या प्लस बी मिल के कोई एक अभिकारक उत्पाद बना ले, यानी दो जुट के या दो से अधिक कोई एक उत्पाद बनाए, ठीक ना। द्विविस्थापन और विस्थापन मैंने मॉडल पेपर में समझाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। समीकरण संतुलित देखने के लिए ना एक मेथड आता है, उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हीट एंड ट्रायल का मेथड होता है ना, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ Mg से मैग्नीशियम। अब इधर Mg कितना है, एक है, तो Mg एक भी है, इधर भी तीर के दाहिने साइड भी देखना होता है और बाएं साइड भी। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन एक ही है भाई, ये तो गलत है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं। जिंक यहाँ एक है तो तीर के दाहिने साइड में जिंक एक है। H2 हाइड्रोजन यानी कितना है, 2, तो हाइड्रोजन हमारा दाहिने साइड में भी 2 है। SO4 कितना है, 4, तो SO4 कितना है, 4। यही तो संतुलित मिल गया, दोनों तरफ सब परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको देखो Fe इधर एक है तो तीर के इस साइड में एक है। Cl यहाँ 2 है लेकिन Cl यहाँ 3 है, यह नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ एक ही है, तो ये तो ऐसे ही असंतुलित है। इसको ऐसे ही देखा जाता है ना, दोनों तरफ का परमाणु संख्या को गिन के देखा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है किसके द्वारा, तो औद्योगिक क्षेत्रों से ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकलती है और यही हमारे वायुमंडल में अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा कराती है, ठीक ना, अम्लीय वर्षा। एक और गैस निकलती है NOx, कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। 2 गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में जाकर रिएक्शन करके अम्लीय वर्षा करा देती है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 2000, देखो ये ओरिजिनल पेपर है 2024 का, ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा आपका 2026 के पेपर में भी। अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों में भी शेयर करें, इससे हमको सपोर्ट मिलेगा, इससे हमारी और ताकत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।